एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं सी चंचल आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हम कोरिलेशन अच्छे से रिवाइज करने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है आपके एग्जाम्स की तैयारी अच्छी चल रही होगी और कोरिलेशन और रिग्रेशन में थोड़ा बहुत डाउट रहता है, तो उसकी एक क्विक रिवीजन वीडियो है ये, और कुछ कॉन्सेप्ट हम इसमें डिटेल में भी समझेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के हम यहाँ पे शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। तो सबसे पहले अगर हम कोरिलेशन के बारे में समझे तो कोरिलेशन यहाँ पे हमें क्या चीज़ें बताता है। एक तो हमें बताता है डिग्री और दूसरा हमें ये बताता है डायरेक्शन। मतलब ये हमें दो चीज़ों के बारे में बताता है। डिग्री का मतलब हो गया कितना परसेंट रिलेशन है, और डायरेक्शन का मतलब हो गया पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव। मतलब जो दो वेरिएबल है उनमें कितना परसेंट और किस डायरेक्शन में रिलेशन है। और हमेशा जो ये कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता है ये हमेशा एक प्योर नंबर होता है। प्योर नंबर का मतलब है ये हमेशा परसेंटेज में होता है। परसेंटेज में होने की वजह से ये हमेशा प्योर नंबर होता है, क्योंकि कोई भी डिजिट अगर आप परसेंटेज में लिखते हैं तो वो हमेशा यूनिट फ्री होती है। तो ये हमेशा इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट होती है। आपको इसकी थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट पे भी ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में थियोरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ऐसे देखिए, अगर हम बात करें, अगर x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, y की भी इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब दोनों में रिलेशन क्या होगा, पॉजिटिव। अगर x इंक्रीज और y डिक्रीज हो रहा है तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, तो रिलेशन क्या होगा, नेगेटिव। बट अगर मान लिया दोनों डिक्रीज हो रहे हैं तो देखिए दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव रिलेशन। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ऐसे देखिए कई बार एग्जाम में ना डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आपको इस तरीके से डाटा गिवन होगा। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर सभी वैल्यूज में चेंज जो है वो 1 यूनिट का है, और यहाँ पे x इंक्रीज हो रहा है और y डिक्रीज हो रहा है, तो अपोजिट रिलेशन होने की वजह से r हमारा क्या बन जाएगा, -1। तो r हमारी वैल्यू क्या होगी, बिल्कुल परफेक्ट, और r की वैल्यू क्या होगी, -1। और इसी को परसेंटेज में हम 100% भी लिख सकते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। मतलब एग्जाम में हो सकता है आपको -100% आ जाए या फिर -1, जनरली -1 आता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि r की जो वैल्यू होती है वो हमेशा -1 से 1 के बीच में होती है। -1 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, इसके बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है। और 0 कब होती है, जब स्प्यूरियस, मतलब देयर इज नो सेंस, कोई कोरिलेशन नहीं है तब। तो देयर इज नो कोरिलेशन तो r 0 होगा। 1 और -1 कब होता है, जो बिल्कुल परफेक्ट कोरिलेशन होती है। और ऐसी 0 से 0.5 जब लो कोरिलेशन होगा, 0.5 से 0.75 मॉडरेट, और 0.75 से 1 जब हाई लेवल का कोरिलेशन होता है। यही सेम चीज़ नेगेटिव के अंदर होती है। ये सारी नेगेटिव में वैल्यूज़ है। और ऐसे देखिए, अगर हम बात करें, अगर एग्जाम में ना कभी भी वैल्यूज़ का क्वेश्चन आ जाए, कोरिलेशन कंप्यूट करने के लिए बोले, आपसे आर फाइंड करने के लिए बोले, जनरली ऐसे में आपको ना कार्ल पियर्सन का कॉन्सेप्ट लगाना होता है, तो वो काफ़ी लंबा मेथड है। तो उससे अच्छा आप यहाँ पे जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो ये शॉर्टकट अप्लाई हो जाता है। तो शॉर्टकट क्या है, देखिए आपको यहाँ पे डिफरेंस देखना है कि क्या रिलेशन बन रहा है। तो अगर आप यहाँ पे डिफरेंस को नोट करेंगे, 4 5 के बीच में 1 का गैप है, ऐसे ही यहाँ पे 1 का 2 3 1 सेम यहाँ पे अगर आप गैप नोट करेंगे तो यहाँ आपको हमेशा रेशो देखना है कि जो चेंज हो रहा है वो रेशो क्या है। तो देखिए शुरू में अगर हम देखें 1:3 1:3, 2 और 6 में भी रेशो क्या है, 1:3। तो रेशो बिल्कुल सेम नहीं है। जब भी रेशो सेम हो इसका मतलब परफेक्ट कोरिलेशन, और परफेक्ट कोरिलेशन का मतलब होता है -1 या फिर 1। और देखिए x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, y की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे रिलेशन क्या होगा, -1। तो r हमारा माइनस में आएगा और -1 बनेगा। अब अगर हम बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के मेथड्स क्या क्या हैं, तो हमारे पास यहाँ पे 4 मेथड है। स्कैटर डायग्राम, कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट, तो आपको ये दोनों नाम याद होने चाहिए, कार्ल पियर्सन भी और प्रोडक्ट मूवमेंट भी। स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट और कंकरेंट डेविएशन। और इनकी नोटेशन भी आप अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में कई बार इनकी नोटेशन पूछ लेते हैं। तो देखिए ऐसे ही अगर हम फर्स्ट मेथड यहाँ पे स्पीयरमैन की बात कर रहे हैं, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन, तो सबसे पहली बात ये क्वालिटेटिव डाटा में यूज़ किया जाता है। इसका फॉर्मूला ही हमारे पास क्या है, 1 - 6 सिग्मा d² n² -1, या फिर आप इसे लिख सकते हैं n³ -n। और यहाँ पे आपको ये बात ध्यान रखनी है, ये जो 1 है ये होल के बाहर में है। कहीं आप पूरे होल के नीचे लोगे तो पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो 1 को बिल्कुल साइड में रखना है, -10, ये हमारा फॉर्मूला बनेगा। अब अगर इसे हम अप्लाई करके देखें तो देखिए एग्जाम में 2 तरीकों के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, या तो रैंक गिवन होगी या फिर आपको डाटा गिवन होगा, उसका रैंक निकालना पड़ेगा। अगर रैंक गिवन है तो डायरेक्टली इसका डिफरेंस का हम क्या करेंगे, स्क्वायर का ऐड, और वो फॉर्मूले में पुट हो जाएगा। और अगर आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करना हो तो ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपको x और y की वैल्यू गिवन है तो आप पहले इनकी रैंक निकाल लीजिए। रैंक यहाँ पे चाहे तो आप असेंडिंग ऑर्डर में निकालो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, वो आपकी मर्जी है। जो भी आप रैंक निकालते हो वो दोनों की सेम तरीके से निकालनी है आपको, फिर उसका वही सेम प्रोसीजर, d² का सम फॉर्मूले में पुट हो जाएगा। और अगर यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपको जो ध्यान रखना है थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप यहाँ पे डी का सम करते हैं, स्क्वायर की बात हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, अगर आप डी निकालते हैं उसका सम करते हैं तो हमेशा उसका सम क्या होता है, 0। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, सम ऑफ डिफरेंस ऑफ रैंक इज ऑलवेज 0।
यहाँ पे स्क्वायर यूज़ नहीं किया गया। अब देखिए टाइड रैंक का मतलब क्या होता है, जब कोई डाटा रिपीट होता है तो उस केस में रैंक कैसे अलॉट होगी और उस केस में यहाँ पे कोफिशिएंट कैसे निकाला जाएगा, ये बात हम समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो 10 डिजिट है वो रिपीट हो रही है, 5 रिपीट हो रहा है, तो ऐसे केस में कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर आपको हमेशा जब भी रैंक देनी होती है, इसके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में दे रहे हो तो 3 के लिए 1 हो जाएगा, 5 के लिए देखिए 2 और 3, तो यहाँ पे 2 और 3 का एवरेज हो जाता था 2.5। और ऐसे देखिए 2 और 3 दोनों लोटेड मानी जाएगी। अब नेक्स्ट डिजिट को दी जाएगी 4, तो यहाँ पे 7 को क्या दिया जाएगा 4। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है 10, तो उनके लिए हो गया 5 और 6, तो 5 और 6 का जो एवरेज है वो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 5.5, वो अलॉट किया जाएगा। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे भी रैंक देनी है। बस यहाँ पर देखिए 7 3 बार रिपीट हो रहा है, तो कैसे करना है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम देखें असेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग 4 1 हो जाएगा, 5 के लिए 2 हो जाएगा, और 7 के लिए हमारे पास बन रहा है देखिए 3 4 और 5। तो 3 4 और 5 का एवरेज करना है, तो 3 डिजिट के एवरेज के लिए डिवाइड में क्या होगा 3। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि कितनी डिजिट है उनका एवरेज करना है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पुट किया जाएगा। तो 3 4 5 का 4 आया, तो 4 यहाँ तीनों जगह पे पुट हो गया। अब 3 4 5 तीनों ऑक्यूपाइड माने जाएंगे और नेक्स्ट डिजिट को क्या प्लेस दिया जाएगा 6। ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। तो अगेन वही डिफरेंस का स्क्वायर का सम हमारे पास आ जाएगा 26। और अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा, फॉर्मूला भी थोड़ा सा अलग होगा ऐसी सिचुएशन में। यहाँ पर आपको ये वैल्यू पुट करनी होती है। तो अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम डायरेक्टली बात करें तो आपको इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसका शॉर्टकट ध्यान रख सकते हैं। शॉर्टकट क्या है देखिए, अगर कोई वैल्यू 2 बार रिपीट होती है तो उसके लिए 0.5 ऐड हो जाता है, 3 बार कोई रिपीट हो रहा हो उसके लिए 2, और 4 टाइम रिपीट हो रहा हो तो 5। जनरली 4 टाइम आपको देखने को नहीं मिलेगा, 2 और 3 ही देखने को मिलेगा मैक्सिमम। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जैसे हमारे पास वैल्यू 10 2 टाइम रिपीट हो रहा है, तो 10 के लिए क्या ऐड हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्टली 0.5 ऐड कर दीजिए। देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो क्या बन रहा है 0.5। ऐसे देखिए यहाँ पर 5 रिपीट हो रहा है, 5 के लिए 0.5 ऐड हो जाएगा। 7 रिपीट हो रहा है 3 बार, तो उसके लिए क्या ऐड हो जाएगा 2, तो यहाँ पे 2 डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले को सॉल्व करके एक्चुअल में 2 ही आ रहा है, तो वो थोड़ा सा शॉर्ट रहेगा, आप ऐसे कंप्यूट करेंगे उसके बजाय। बाकी आपको फॉर्मूला पता भी होना चाहिए, क्योंकि क्या पता है एमसीक्यू में आपसे फॉर्मूला पूछ लिया जाए उसके लिए। तो यहाँ पर अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो यही कंप्यूटेशन कैसे किया हुआ है, m³ - m डिवाइड बाई 12। और ये बात आपको एक थोड़ी सी यहाँ ध्यान रखनी है कि 6 होल के बाहर आएगा, पहले ऐड होंगी वैल्यू, उसके बाद 6 मल्टीप्लाई होगा। कहीं आप गलती से सिग्मा डी स्क्वायर को 6 से मल्टीप्लाई करके फिर ऐड कर देंगे तो पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो ये बातें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो इस क्वेश्चन को आप चाहे तो यहाँ पे एक बार ट्राई कर सकते हैं अपने पास कि आपका ये आंसर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। यहाँ पे आपको आंसर ऑलरेडी दिया हुआ है पूरे सॉल्यूशन के साथ। अब हम आगे मूव करते हैं, और अगर आपको ये फाइल चाहिए तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और स्टिल अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम आती है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। और देखिए एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। इसमें R गिवन है, N गिवन है, आपको बोला गया है 1 डिफरेंस बिटवीन रैंक वाज टेकन एज 3, मतलब हमने D जो है वो 3 ले लिया इंस्टेड ऑफ 2, तो हमें 2 लेना था, तो 2 करेक्ट है और 3 गलत है। तो यहाँ पे करेक्शन करने के लिए पहले आपको R का यूज़ करके सिग्मा डी स्क्वायर निकालना पड़ेगा, फिर उसमें करेक्शन करनी पड़ेगी। तो इसका भी सोल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइडेड है, आप इसे देख सकते हैं। बट स्टिल कहीं पे प्रॉब्लम आती है आप हमसे पूछ लीजिएगा। बट ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये बहुत बार आपने क्लासेस में किया होगा। सिग्मा डी स्क्वायर निकाल के उसमें हमें क्या करनी है, जस्ट करेक्शन। तो यहाँ पर देखिए ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये भी सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, तो ये आप ट्राई कर सकती हैं। अब इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पर मूव करते हैं तो देखिए अगर आपसे कंकरेंट डेविएशन क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, तो कंकरेंट डेविएशन यूज होता है जब लार्जर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दी हो क्वेश्चन में। और इसका फॉर्मूला क्या होता है 2c - d अपॉन में d। तो यहाँ पर d की बजाय आप स्मॉल n भी आपको देखने को मिल सकता है, तो दोनों नोटेशन यहाँ पे यूज़ की जाती है। तो देखिए सी का मतलब यहाँ पे क्या होता है वो हमने नीचे अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं एक एक टर्म, तो यहाँ से आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। और इसमें टर्म का नाम पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस क्वेश्चन का थियोरेटिकल क्वेश्चन भी आ जाता है, मतलब पूरा डाटा आपको थियोरी वाइज मेंशन होगा, आपको अच्छे से इसका नाम पता होना चाहिए एक एक चीज़ का। तो यहाँ पर अगर इस फॉर्मूले को अभी हम समझें तो देखिए सबसे पहले हम इनकी टर्म को समझ लेते हैं। आर का मतलब तो क्या होता है कोफिशिएंट, बस कंकरेंट डेविएशन का यूज़ हुआ है। सी का मतलब क्या है नंबर ऑफ कंकरेंट डेविएशन, मतलब नंबर ऑफ
पॉजिटिव डेविएशन, ये बात आपको ध्यान रखनी है। कैपिटल एन का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन कितनी है, और डी या फिर स्मॉल एन का मतलब होता है नंबर ऑफ पेयर ऑफ डेविएशन। तो अब ये क्या है, ये अभी हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। और अगर क्वेश्चन आ जाए तो क्वेश्चन में इसको निकालने का फॉर्मूला है, अगर आपको नंबर ऑफ पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन दी हुई है 10, तो स्मॉल एन हमारे पास 9 हो जाएगा, हमेशा -1 होता है जनरली। तो देखिए अगर ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है तो अगर आप नोटिस करें, देखिए हमेशा कंकरेंट डेविएशन में हम क्या देखते हैं, साइन देखते हैं ना, कि यहाँ पे डाटा इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज। तो पहले वाले डाटा के लिए कोई भी साइन अलॉट नहीं होता, इस वजह से नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो यहाँ पे हमारे पास कितनी है, 8। बट अगर हम बात करें नंबर ऑफ डेविएशन तो 7 ही अलॉट हुए ना, क्योंकि 2 पे तो यहाँ पे फर्स्ट शुरू के डाटा पे तो अलॉट हुआ ही नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे स्मॉल एन क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा नंबर ऑफ डेविएशन। तो वर्ड को भी समझिए, यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनके साइन देख लेते हैं, फिर उसके बाद इन साइनों का क्या किया जाता था, मल्टीप्लाई करके यहाँ पर हम देखते हैं कि नंबर ऑफ पॉजिटिव साइन कितने हैं। तो जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव साइन होंगे वो सी होता है। तो सी का नाम ही क्या है, नंबर ऑफ पॉजिटिव डेविएशन। तो टोटल डेविएशन स्मॉल एन होता है, उनमें से पॉजिटिव साइन हमारे पास क्या होता है, सी। तो इसके बाद आपको यहाँ पे फॉर्मूले में पुट करना है। तो देखिए फॉर्मूले की अगर हम बात करें 2c माइनस डी अपॉन में डी, तो इस फॉर्मूले में ना आपको ये बात ध्यान है, जो प्लस माइनस है इसको आपको कंफ्यूज नहीं करना है, इस प्लस माइनस को इग्नोर करिए जब आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे सोल्व करके देखेंगे 4 - 7 बाय में 7, तो माइनस का 3/7 आ रहा है, बट रूट के अंदर नेगेटिव तो नहीं होता ना। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, जब भी रूट में नेगेटिव आए तो इस रूट को आप बाहर ले जाइए। तो रूट को अगर आप बाहर ले जाएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस का 3/7, बस ये हमारा आंसर बनेगा। मतलब आपको 3/7 का यहाँ पे रूट करना है, फिर नेगेटिव बाहर पड़ा है वो आपका यहाँ पे माइनस का 0.65, ये आंसर हो गया। तो ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। तो इस प्लस माइनस को सोल्व करते हुए इग्नोर करिए, डायरेक्टली अगर आपका अंदर नेगेटिव आ रहा है तो उस नेगेटिव को बाहर ले जाइए, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही आंसर आएगा आपका। ऐसे देखिए ये वाला क्वेश्चन आप सोल्व करके देख सकते हैं, इसका आंसर हमने प्रोवाइड किया हुआ है, और ये फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी अगर आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चंस की। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। नंबर ऑफ पॉजिटिव डेविएशन का मतलब सी ऑलरेडी गिवन है। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ कंकरेंट डेविएशन का मतलब आर, कोफिशिएंट का मतलब तो आर ही होता है। और नंबर ऑफ पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन पूछा हुआ है, ऑब्जर्वेशन पूछा है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है कैपिटल एन। अगर आपसे कैपिटल एन पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर, बट आपका जो फॉर्मूला होता है 2c माइनस एन अपॉन एन, इसके अंदर यूज किया जाता है स्मॉल एन। स्मॉल एन का मतलब यहाँ पे जो भी आपको ऑप्शन दिए हुए हैं ना, जैसे 85, तो आपको क्या करना है, जब भी इस टाइप से क्वेश्चन हो ना कंकरेंट डेविएशन या फिर रैंक का, आपको हमेशा ऑप्शन पुट करके चेक करना है कि क्या आंसर आएगा। 2c माइनस एन, स्मॉल एन क्या होगा, देखो 85 के लिए तो 84 बनेगा ना, डिवाइड बाई 84, ये आपको चेक करना है। ऐसे देखिए 86 के लिए आप 85 करके देखोगे और 87 के लिए 86। तो इस तरीके से आपको ट्राई करना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि 86 को पुट करने से सही आंसर आएगा, बट 86 आंसर नहीं है, यहाँ पे 87 आंसर बनेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपसे पूछा गया है, नंबर ऑफ पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन पूछी गई है, तो यहाँ पर कैपिटल एन पूछा गया है। तो ऐसे देखिए अगर ये वाला क्वेश्चन एक बार आप और ट्राई कर सकते हैं। आगे मूव करते हैं हम। देखिए नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये हमें सबसे ज़्यादा एक्यूरेट आंसर देता है। तो अगर क्वेश्चन में कुछ ना बोला हो कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, तो आपको हमेशा कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करना है। तो कार्ल पियर्सन से आर कंप्यूट करने के लिए, कोरिलेशन कंप्यूट करने के लिए पहले आपको कोवेरिएंस का पता होना चाहिए कि कोवेरिएंस कैसे निकलता है। कोवेरिएंस निकलने के बाद फिर आर कंप्यूट किया जाता है। तो देखिए आर का मतलब तो क्या था, कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल, बट कोवेरिएंस मतलब हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर ये एक्स और वाई में चेंज बताता है कि एक्स और वाई में आपस में कितना चेंज हो रहा है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो -इन्फिनिट से इन्फिनिट होती है। बट आर की वैल्यू तो क्या होती है, -1 से 1। और आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे कोवेरिएंस यूज हो रहा है और यहाँ पे ये वेरिएंस। तो अगर सिंगल वेरिएबल का जो वेरिएंस होता है ना, वो हमेशा 0 से इन्फिनिट होता है। अगर आपको ध्यान हो, डिस्पर्जन कभी भी नेगेटिव नहीं होता, और वेरिएंस वैसे भी क्या होता है, एचडी का स्क्वायर। तो वेरिएंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये बातें आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। तो देखिए अब हम इसके फॉर्मूला समझते हैं। आर निकालने का, कोरिलेशन का हमारा फॉर्मूला क्या है, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाय, दोनों के दोनों स्टैंडर्ड डेविएशन आएंगे, ऊपर कोवेरिएंस आएगा, नीचे दोनों के दोनों स्टैंडर्ड डेविएशन आएंगे मल्टीप्लाई में। तो देखिए इसके फॉर्मूले देखते हैं। अगर देखें तो इसमें सिर्फ तीनों वैल्यू पुट करनी है आपको सेपरेटली। तो अगर हम इन तीनों के सेपरेट फॉर्मूले की बात करें तो देखिए यहाँ पर कोवेरिएंस का हमारा फॉर्मूला ही क्या होता है,
सिग्मा एक्स वाई बाय एन माइनस सिग्मा एक्स बाय एन सिग्मा वाई बाय एन, ये आपका कोवेरियंस के फॉर्मूले होते हैं। तो देखिए ये बात ध्यान रखिए, कोवेरियंस के 3 फॉर्मूलाज होते हैं, मतलब आर के भी 3 फॉर्मूलाज होते हैं हमारे पास। कोवेरियंस के देखिए यहाँ पे 3 तरीकों से फॉर्मूला बनता है। एक तो हमारा होता है यूजिंग एक्चुअल मीन, ऐसे देखिए एक होता है हमारा डायरेक्ट मेथड, यूजिंग अज्यूम्ड मीन एंड यूजिंग एक्चुअल मीन। तो ये हमारे 3 मेथड होते हैं। एक्चुअल मेथड देखिए डायरेक्ट मेथड यहाँ पे, या फिर अज्यूम्ड मीन, या फिर यहाँ पे यूजिंग एक्चुअल मीन। कौन सा मेथड आपको एग्जाम में यूज करना है वो डाटा पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में आपको किस तरीके का डाटा दिया हुआ है। तो आपको क्वेश्चन में डाटा को रीड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होता है। तो कोवेरियंस के ये हमारे पास 3 फॉर्मूलाज होते हैं। और अगर आप देखेंगे फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, यहाँ पे अज्यूम्ड मीन में बस dx dy यूज हो गया। और यहाँ पर अगर हम बात करें एक्चुअल मीन में, एक्चुअल मीन में सिर्फ लेफ्ट साइड वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हुआ है, राइट साइड वाला फॉर्मूला वैसे भी अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि x माइनस एक्स मीन का सम क्या होता है 0। तो यूजिंग एक्चुअल मीन सिग्मा dx क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इस वजह से सिर्फ लेफ्ट साइड यूज होती है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ऐसे याद करेंगे तो थोड़ा सा इजीली याद हो जाएगा। और अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूलाज की बात करें, जैसे कि अगर आपको ध्यान होंगे, ये हमारा डायरेक्ट मेथड है यूजिंग अज्यूम्ड मीन और एक्चुअल मीन। तो यहाँ पर हम आर की फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। तो आर कंप्यूट करने के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोवेरियंस और डिवाइड में ऐसे ही स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई दोनों पुट हो जाएंगे, और y का स्टैंडर्ड डेविएशन सेम ही रहेगा फॉर्मूला, बस यहाँ पे x की जगह y आ जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया r का। तो ये फॉर्मूला आपको ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार इसके पूरी एग्जैक्ट वैल्यू गिवन होती है, जस्ट आपको वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करनी होती है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन आता है इसका। ऐसे देखिए यूजिंग अज्यूम्ड मीन की बात करें, बिल्कुल सेम फॉर्मूला है, बस x और y की जगह क्या आ जाएगा dx और dy। और एक्चुअल मीन में हमारा सिर्फ लेफ्ट साइड आती है फॉर्मूले की, देखिए पूरी सिर्फ लेफ्ट साइड आती है, n से n यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला बनता है। और आपको ये फॉर्मूला तीनों तरीकों से थोड़ा सा याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कई बार इसकी स्मॉल एक्स वाई में वैल्यू भी आ जाती है, dx dy भी आ जाता है। और dx का मतलब ही क्या है, x माइनस मीन, dy का मतलब y माइनस मीन। तो बात एक ही है, बस थोड़ा सा घुमाए हुआ है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब ऐसे ही अगर हम इसकी एप्लीकेशन की बात करें तो बहुत ईजी, देखिए यहाँ पर डायरेक्टली आपको क्वेश्चन में वैल्यूज गिवन होंगी, आपको बस फॉर्मूला याद रखना है और उस फॉर्मूले में उसको अप्लाई करना है अच्छे से। तो मुझे उम्मीद है कि आप इससे थोड़ा सा अच्छे से अप्लाई करेंगे। बस ये बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर होल का रूट अप्लाई करने से पहले आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अगर आप दोनों का रूट करके फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर थोड़ा सा डिफरेंट आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, फिर होल का रूट। अब देखिए हम बात करते हैं स्कैटर डायग्राम की फोर्थ मेथड। तो स्कैटर डायग्राम का थियोरटिकल क्वेश्चन आता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसका कभी नहीं बन सकता। जैसे अब देखिए क्वेश्चन में आपको बोला गया होगा स्ट्रेट लाइन है इंक्रीजिंग परफेक्टली। तो देखिए यहाँ पर स्ट्रेट लाइन अगर वो आपकी यहाँ पर लेफ्ट एरिया, सॉरी यहाँ पर देखिए स्लोप हमेशा क्या होता है, एक तो इसका स्लोप अपवर्ड होता है, अपवर्ड मूविंग। और हम कह सकते हैं इसकी जो लोअर वैल्यू ऑफ एक्स है वाई की भी लोअर वैल्यू से एसोसिएटेड होगी, ठीक है। स्मॉलर वैल्यू ऑफ एक्स इज रिलेटेड टू स्मॉलर वैल्यू ऑफ वाई, और लार्जर वैल्यू ऑफ एक्स इज रिलेटेड टू लार्जर वैल्यू ऑफ वाई। और ये हमेशा लोअर लेफ्ट से कहाँ तक जा रही है, राइट अपवर्ड तक। तो ये बातें कुछ आपकी थियोरटिकल में इस तरीके से पूछी जाती है, तो ये बातें आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। तो ये परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन भी कहते हैं हम इसे। तो यहाँ पे हमारा जो प्रॉपर लाइन की इक्वेशन बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ऐसे देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें ये डाउनवर्ड स्लोपिंग हो गया, तो इसका स्लोप क्या बनेगा, नेगेटिव। और इसे हम क्या बोलेंगे, परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन। और हम कह सकते हैं देखिए एक्स की जहाँ पर स्मॉल वैल्यू है वहाँ पर वाई की बड़ी वैल्यू नहीं है, देखिए मतलब इस पॉइंट पे एक्स हमारा स्मॉल होगा और वाई की वैल्यू क्या होगी, लार्ज। तो ये बातें आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। ऐसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, उल्टा। और हम कह सकते हैं कि ये जो लाइन है लेफ्ट अपवर्ड से राइट डाउनवर्ड आ रही है, मतलब लेफ्ट साइड पे तो ऊपर है और राइट साइड पे डाउनवर्ड। तो लेफ्ट अपवर्ड से राइट डाउनवर्ड आ रही है, स्लोप डाउनवर्ड है और स्लोप क्या होगा इसका, नेगेटिव। इस बारे में अभी हम समझेंगे थोड़ा सा और डिटेल में। और ये स्मॉलर वैल्यू ऑफ एक्स रिलेटेड होगी लार्जर वैल्यू ऑफ वाई, परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन होगा। और आर इसका क्या बनेगा, -1। तो देखिए ऊपर जो हमने देखे वो थी स्ट्रेट लाइन, बट अगर मान लीजिए स्ट्रेट लाइन की बजाय अगर हमारा डाटा इस तरीके से देखिए एक लाइन में फॉल कर रहा है बट प्रॉपर स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही, तो ऐसे केस में हमेशा आर क्या होगा, या तो 0 से 1 के बीच में कुछ भी हो सकता है बट पॉजिटिव, रीजन बीइंग अपवर्ड जा रहा है। ऐसे देखिए अगर डाउनवर्ड ट्रेंडिंग होता तो इसमें नेगेटिव बनता -1 से 0। और देखिए अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे कहा हुआ है व्हेन डाटा इज मोर स्प्रेड अराउंड अ लाइन, तो यहाँ पर हमेशा आर हमारा क्या बनेगा, लेस, मतलब
एक लाइन के आर पर कुछ ज़्यादा ही स्प्रेड हो रखा है। ज़्यादा ही स्प्रेड का मतलब है ज़्यादा ही फैला हुआ है डाटा, तो आर क्या होगा, काफ़ी कम। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, थियोरेटिकल क्वेश्चन। और ऐसे देखिए, अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन में डाटा इस तरीके से दिया हुआ है, यू शेप बन रहा है, इस तरीके से ओ शेप, इक्वली देखिए अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे पूरे ग्राफ पे इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इस केस में आर हमेशा क्या होता है, जीरो। और स्प्यूरियस कोरिलेशन का आर भी हमेशा जीरो होता है, नॉनसेंस कोरिलेशन का। ये बातें आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। तो क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ है ना डाटा इवनली स्प्रेड है, तो आर क्या हो जाएगा, जीरो। और देखिए स्लोप के बारे में जो अभी हम बात कर रहे थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में हम समझते हैं। स्लोप अगर पॉजिटिव है तो आर +1 होता है, स्लोप नेगेटिव है तो आर -1। इसका मतलब क्या है, तो देखिए अगर मान लीजिए आपको ये इक्वेशन गिवन है, आप इसे y के इक्वल में लेकर जाइए। अगर आप y के इक्वल में देखेंगे, x के मल्टीप्लाई में जो स्लोप है वो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव, तो r क्या बनेगा, -1। तो ये बातें आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है कि अगर x के मल्टीप्लाई में कोफिशिएंट नेगेटिव है तो r क्या होगा, -1। और ऐसे देखिए ये अगला डाटा हुआ, तो एक तरीके से आप ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्राई करके देख सकते हैं कि क्या आंसर बनेगा। और देखिए ये वाले क्वेश्चन थोड़े से अलग और अच्छे हैं। जैसे आपको यहाँ पे r-1 ऑलरेडी गिवन है और आपसे पूछा गया b क्या होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव और वी कांट से। तो देखिए यहाँ पे b के मल्टीप्लाई में साइन प्लस का है। यहाँ पे आपको बात ध्यान रखनी है, b जो है वो कांस्टेंट है, तो b की वैल्यू -4 भी तो हो सकती है, +4 कुछ भी हो सकती है। तो देखिए अगर यहाँ पे b की वैल्यू नेगेटिव होगी तभी यहाँ पे x के मल्टीप्लाई में साइन क्या आएगा, नेगेटिव, तभी r-1 बन सकता है। तो b को क्या होना चाहिए, नेगेटिव। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ऐसे देखिए नेक्स्ट है r = +1 दिया हुआ है, तो +1 होने के लिए देखिए यहाँ पे b के मल्टीप्लाई में साइन क्या है, पहले से माइनस है, तो b की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए ना, ताकि नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाए, पॉजिटिव। तो इस तरीके से सोचना होगा आपको, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या होनी चाहिए, माइनस, नेगेटिव होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक की हुई है, यहाँ पर हम इक्वल में 1 अगर इसे कंसिडर करते हैं, मतलब +1, तो +1 के हिसाब से यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। बट अगर मान लीजिए इसे आप ये थोड़ा सा इग्नोर करके -1 कंसिडर करेंगे, तो -1 के अकॉर्डिंग b का साइन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, इसे हम ठीक कर देंगे ताकि आपको फाइल में दिक्कत ना हो, जो आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड की जाएगी। तो देखिए ऐसे ही देखिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप ट्राई करिएगा। अगर आपको कहीं पे कोई भी इशू आता है वो आप हमसे पूछ सकते हैं। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूलाज पर। तो देखिए यहाँ पे ये 5-6 फॉर्मूलाज है, उनमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है हर बार एग्जाम में। तो देखिए फर्स्ट है स्टैंडर्ड एरर। तो स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला ही क्या होता है, 1 - r²/√n। प्रोबेबल एरर क्या होता है, देखिए स्टैंडर्ड एरर से कंप्यूट किया जाता है ये 0.6745 ऑफ स्टैंडर्ड एरर। और प्रोबेबल एरर हमें ये बताता है, कंप्यूट करता है कि चांसेस ऑफ एरर, आर की कैलकुलेशन में कितनी गलती है वो हमें ये बताता है। ऐसे देखिए लिमिट ऑफ पॉपुलेशन कोरिलेशन, कि पॉपुलेशन का अगर आपको आर निकालना है, आपने सैंपल का आर तो निकाल लिया, उससे पॉपुलेशन का आर निकालना है, तो वो कैसे निकलता है, आर में +- कर दो गलती होने के चांसेस। तो वो जो गलती होने के चांसेस हैं, अगर मैं उसको माइनस और प्लस कर दूं, उससे यहाँ पे 2 लिमिट आ जाएगी पॉपुलेशन के कोरिलेशन की। मतलब एक तरीके से जो लिमिट आएगी, एक तो आएगी आर में से माइनस करके और एक आर में प्लस करके। इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे अभी हम। और ये जो हमारा आर आता है ये सिग्निफिकेंट है या नहीं है, ये कैसे पता चलता है, अगर हमारा जो आर है उसकी वैल्यू, प्रोबेबल एरर का मतलब क्या था, गलती, तो गलती के 6 गुना से आर हमारा ज़्यादा होना चाहिए, मतलब गलती बहुत कम होनी चाहिए। गलती इतनी कम हो कि उसके 6 गुना से भी आर क्या हो जाए, ज़्यादा, तब उस केस में आर काम का होगा, आर सिग्निफिकेंट होगा, वरना आर को मान लिया जाएगा इररेलेवेंट। तो ये इसका उल्टा ही हो गया कि आर की वैल्यू अगर कम है, गलती से भी कम है, तो इसका मतलब गलती होने की चांस बहुत ज़्यादा है। तो आप उस आर को क्या करोगे, इग्नोर, और आपको आर दोबारा कंप्यूट करना पड़ेगा नए सैंपल के साथ। तो देखिए, और प्रोबेबल एरर और स्टैंडर्ड एरर हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव, क्योंकि इनका फॉर्मूला ही ऐसा है। यहाँ पर देखिए r1 - r² हो गया, तो ये हमेशा पॉजिटिव होता है, n का रूट भी पॉजिटिव होता है, तो SE और PE हमेशा पॉजिटिव होते हैं। अब देखिए इसे एक एग्जाम्पल के साथ हम सब, अब देखिए इस एग्जाम्पल में r गिवन है, n गिवन है, SE निकालें अगर हम, स्टैंडर्ड एरर 1 - r²/√n स्टैंडर्ड एरर आ जाएगा, उसे 0.6745 से मल्टीप्लाई करोगे, प्रोबेबल एरर आ जाएगा। तो ये आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर ये हमेशा क्या होंगे हमारे पास, पॉजिटिव, और लिमिट ऑफ पॉपुलेशन कोरिलेशन भी आप इनसे निकाल सकते हैं।
प्रोबेबल एरर जो भी आया है और आर गिवन है हमें, आर में से प्रोबेबल एरर एक बार माइनस होगा और एक बार प्लस, ये हमारी लिमिट आती है। ये आपको ध्यान रखना है, हमेशा लोएस्ट टू लार्जेस्ट लिखना है आपको इसे। और ऐसे ही आप चेक करिए कि 6 में प्रोबेबल एरर अगर आप करके देखेंगे क्या आर की वैल्यू उससे ज़्यादा है, तो देखिए आर यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, मतलब गलती होने के चांस बहुत कम है। तो इसका मतलब आर क्या होगा, काम का, यहाँ पे गलती बहुत कम हो रही है इस वजह से। ऐसे ही आप ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी ट्राई करके देख सकते हैं। ऐसे देखिए कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या होता है, आर का स्क्वायर। इसका दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, एक्सप्लेन्ड वेरिएंस अपॉन में टोटल वेरिएंस, मतलब कितना वेरिएंस जो है यहाँ पे एक्सप्लेन हो रहा है। तो देखिए कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या होता है, परसेंटेज ऑफ वेरिएशन इज डिपेंडेंट वेरिएबल एक्सप्लेन बाय इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये आपको डेफिनेशन अच्छे से ध्यान रखनी है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में यही पूछ लिया जाता है। आपको बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन गिवन होगा, R 0.8 होगा, आपको बस ये बताना है कि परसेंटेज ऑफ वेरिएंस एक्सप्लेन बाय इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो कितना इजी क्वेश्चन है, जस्ट आपको इसका स्क्वायर करना है 0.64, मतलब 64% इसका आंसर होगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको इसकी लैंग्वेज पे ध्यान देना है। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन एक्सप्लेन क्या करता है, परसेंटेज ऑफ वेरिएशन इन डिपेंडेंट वेरिएबल में जितना भी चेंज हो रहा है वो एक्सप्लेन किया जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के द्वारा। तो यहाँ पर अगर आप इतना भी डिटेल में न जाएं, आप बस इतना ध्यान रखें, अगर आपसे एक्सप्लेन पूछा हुआ है कि कितना वेरिएशन एक्सप्लेन हो रहा है बस, तो ये हमेशा क्या होगा, आर का स्क्वायर। और कितना वेरिएशन एक्सप्लेन नहीं हो रहा वो हमेशा क्या होगा, 1 - आर स्क्वायर। सिंपल सी बात है, 64% अगर एक्सप्लेन हो रहा है तो कितना नहीं हो रहा, 36%। तो यहाँ पर देखिए कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन ही क्या होता है, 1 - आर स्क्वायर। तो ये वही बात होती है, नॉट एक्सप्लेन, कि कितना वेरिएशन एक्सप्लेन नहीं हो रहा। तो इसका फॉर्मूला भी वही, अनएक्सप्लेन वेरिएंस डिवाइड बाय टोटल वेरिएंस, बस यहाँ पे अनएक्सप्लेन आ गया। तो ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। इस क्वेश्चन को आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। ऐसे देखिए एक फॉर्मूला जो है ये आपका गिवन है मॉड्यूल के अंदर, बट इसका कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन अब तक नहीं आया। कोफिशिएंट ऑफ अलाइनेशन का फॉर्मूला ही क्या होता है, स्क्वायर रूट 1 - आर स्क्वायर। ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब हम आते हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, चेंज इन ओरिजिन एंड स्केल। तो ओरिजिन का मतलब ही क्या होता है, डाटा के प्लस और माइनस में चेंज। स्केल का मतलब क्या होता है, डाटा में मल्टीप्लाई और डिवाइड करना। तो देखिए कोरिलेशन की बात अगर हम करें, कोरिलेशन पे प्लस और माइनस का कोई इम्पैक्ट नहीं होता। मतलब अगर आप सभी वैल्यू में कुछ ऐड करेंगे उसकी वजह से हमारा कोरिलेशन पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। ऐसे मल्टीप्लाई डिवाइड की बात करें तो मल्टीप्लाई डिवाइड में भी दो चीज़ें होती है, एक होता है मैग्नीट्यूड डाटा का और एक होता है डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है क्वांटिटी, तो क्वांटिटी पे इसका कभी इम्पैक्ट नहीं होता, क्वांटिटी हमेशा इसकी सेम रहेगी। और डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन चेंज होगी, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। मतलब इसको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए ये हमारा डाटा है, तो इसका तो आर हमें दिख ही रहा है -1। अगर हम एक्स की वैल्यू में 10 ऐड करते हैं, यहाँ पर 10 ऐड किया सभी के अंदर, तो देखिए स्टिल अगर आप यहाँ पे नोट करेंगे जो रिलेशन है, जो रेशो है वो सेम नहीं बन रहा, 1 1 1 1 1। तो 1 1 का रेशो बन रहा है, तो स्टिल हमारा आर क्या रहेगा, सेम। तो आर की वैल्यू में तो कोई चेंज नहीं हुआ प्लस माइनस की वजह से। ऐसे आप माइनस करके भी देख सकते हैं। 4 से मल्टीप्लाई किया तो देखिए यहाँ पर वही रेशो तो ले देख के सेम नहीं है। देखिए 4:1, हर जगह 4:1 बन रहा है। और मैंने आपको ये बात पहले भी समझाई थी, जब रेशो सेम होता है तो आर या तो +1 होता है या -1। तो ये इंक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, तो आर क्या होगा, -1। बट अगर मान लीजिए यहाँ पे 4x की बजाय -4x होता, तो यहाँ पे सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखिए यहाँ पे वैल्यू डिक्रीज नहीं हो रही कि -4 से -8, मतलब डिक्रीज हो रहा है। और ये भी डिक्रीज हो रहा है, तो आर क्या हो गया, +1। तो इसका मतलब यहाँ पर देखिए ये माइनस से मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पर एक्स के मल्टीप्लाई में जो साइन था ना उससे ये मल्टीप्लाई हो गया। तो अगर हम यहाँ पे कंक्लूजन की बात करें, कंक्लूजन ड्रॉ करें, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, जो भी एक्स वाई का आपको आर दिया हुआ है उससे जस्ट आपको मल्टीप्लाई करना है एक्स के साइन से और वाई के साइन से, वो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, RUV। बट अगर मान लीजिए जो चेंज है वो सिर्फ एक्स के अंदर हो रहा है, तो सिर्फ एक्स का ही साइन आपको यहाँ पे कंसिडर करना है। अगर दोनों में चेंज हो रहा है तो दोनों के साइनों को आप यहाँ पे कंसिडर करोगे। जैसे हम एक एग्जाम्पल की बात करें, अगर आपको मान लीजिए u यहाँ पर दिया हुआ है 2 - 3x और v आपको गिवन है 4 + 6y और आपको rxy गिवन है 0.8, तो यहाँ पे अगर आपको RUV निकालना है तो सिंपल सी बात हम क्या करेंगे, देखिए x के मल्टीप्लाई में साइन क्या है माइनस, y के मल्टीप्लाई में साइन क्या है प्लस, तो माइनस इंटू प्लस इंटू आर की जो भी वैल्यू है वो लेनी है आपको। तो इसको अगर हम सॉल्व करें, ये आ गया -0.8। तो यहाँ पे क्वांटिटी का कोई इंपैक्ट नहीं होगा, सिर्फ साइन का होगा, और वो भी आपको सिर्फ u और v के इक्वल में देखना। ये बात ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे नेगेटिव का साइन होता तो पहले इसको सही करना पड़ता आपको, u के इक्वल में मतलब u के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो उस केस में x का साइन पॉजिटिव कहलाता। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है।
मुझे उम्मीद है कि आपको कोरिलेशन समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, और स्टिल अगर आपको कहीं पे इशू आता है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और ऐसे ही हम रिग्रेशन की भी एक क्विक समरी वीडियो अपलोड करेंगे जल्द ही, और कहीं पे कोई भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए वो भी आप हमें ज़रूर बताइएगा। अब हमारी अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए